तीसरी प्रमुख मिट्टी है प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी। तो सबसे पहले हमने पर्वतीय भागों की मिट्टी पढ़ी, फिर उत्तरी मैदान की मिट्टी। अब प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिणी के पठारी भाग में या दक्षिण भारत में कौन कौन सी मिट्टियां मिलेगी। तो प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियों में इनकी रचना पर्वतीय रवेदार शैलों से हुई है, अतः यहाँ की मिट्टियां भी प्रौढ़ तथा पुरानी है। रंग, गठन तथा उर्वरकता के आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटते हैं। पहली, दक्षिण भारत में काली मिट्टी। काली मिट्टी को ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ये रेगुर शब्द ध्यान रखना। ये मिट्टियाँ महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, विदर्भ, खानादेश और मराठवाड़ा, मध्यवर्ती गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, धारवाड़, रायचूर, बेलगाम जिले, दक्षिणी एवं तटवर्ती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भागों में तथा राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक जिलों में, उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों में पाई जाती है। दक्कन ट्रेप शैलों के विखंडन से निर्मित ये मिट्टियाँ देश के लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। पहाड़ी भागों में ये हल्के रंग की, छिछली तथा अनुर्वरक होती है, जो निम्न भागों में गहरी तथा उपजाऊ होती है। कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। और ये मिट्टी 3 उपवर्गों में इसको बांटा जा सकता है। एक तो छिछली काली मिट्टी, फिर मध्यम काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी। मैं आपको बता दूं कि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के दौरान निकले मैग्मा और लावा के जमने से एक बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। और लंबे समय के बाद जब वो बेसाल्ट चट्टान का अपघटन, वियोजन और विघटन हो जाता है, अपरदन हो जाता है, तो वो छोटे छोटे कणों में, बहुत ही महीन कणों में एक नवीन मिट्टी का निर्माण होता है। उसी को काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसाल्ट चट्टान काफ़ी भारी होती है, उसका रंग काफ़ी गहरा और काला होता है, और उससे बनने वाली मिट्टी भी फिर काले रंग की होती है। चूँकि ये चिकनी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक बार पानी पी लेने के बाद वाष्पीकरण के माध्यम से इसका पानी हवा में, वायुमंडल में उड़ नहीं पाता, तो लंबे समय तक ये पानी को अपने अंदर समेटे रखती है, जिसके कारण सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। और एक बार फसल उग जाने के बाद वहाँ सिंचाई न के बराबर करनी पड़ती है। और इसमें पोटास की अधिक मात्रा होने के कारण ये उपजाऊ भी काफ़ी होती है। और कपास की फसल के उत्पादन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख मिट्टी थी, काली मिट्टी। दक्षिण भारत की दूसरी मिट्टी है लाल व पीली मिट्टियाँ। अब लाल और पीली, क्योंकि इनका रंग लाल से पीले कलर का होने के कारण उस मिट्टी का नाम ही रख दिया लाल और पीली मिट्टियाँ। इन मिट्टियों की उत्पत्ति शुष्क व आर्द्र मौसम के क्रमशः अपवर्तन होने पर प्राचीन रवेदार शैलों में विखंडित होने से होती है। लोहे की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल हो जाता है। लाल लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। कहीं कहीं फेल्सपार युक्त ग्रेनाइट शैलों से निर्मित होने के कारण ये पीले चॉकलेट रंग की भी पाई जाती है। बुंदेलखंड से दूर दक्षिण तक यह मिट्टी लगभग 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये छिद्र युक्त होने के कारण अधिक उपजाऊ नहीं है। ऊंचे भागों में हल्के रंग की, पथरीली व कम गहरी तथा केवल बाजरे की खेती यहाँ होती है, किंतु निचले मैदानी भागों में गहरी व लाल रंग की होती है, जिसमें कपास, गेहूँ, आलू, दालें, अलसी और मोटे अनाज अधिक होते हैं। और इसमें लोहा, चूना व एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में, किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ज़्यादा ये उपजाऊ नहीं होती। फिर भी इसमें रासायनिक खाद और अन्य खनिज तत्व मिलाकर इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। तीसरी दक्षिण भारत की मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आर्द्र व शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तनों के कारण शैल में सिलिका पदार्थ पृथक हो जाता है। शुष्क मौसम में ये मिट्टी सूखकर ईंट की भांति सख्त हो जाती है तथा गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये मिट्टियाँ विशेषतः पूर्वी व पश्चिमी घाट, राजमल की पहाड़ियाँ, दक्षिणी महाराष्ट्र, संपूर्ण केरल तथा कर्नाटक, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, बिहार के कुछ भागों में पाई जाती है। इन मिट्टियों में चूना, मैग्नीशियम तथा नाइट्रोजन की कमी तथा पोटास का अभाव होता है। चौथी है कांप मिट्टियाँ।
नदी घाटी व जिस प्रकार से हमने उत्तर के महान मैदान की जो जलोढ़ मिट्टियाँ या काप मिट्टियाँ पड़ी थी, इसी प्रकार दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में, खास करके पूर्वी तटीय मैदान में जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ भाग है, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है। तो नदी घाटियों व डेल्टाई प्रदेशों में काप मिट्टियाँ मिलती है जो उत्तरी मैदान की काप मिट्टी से भिन्न है। ये मिट्टियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी आदि दक्षिण भारत की नदियों की घाटियों व डेल्टाई भागों में पाई जाती है। इनमें अनेक स्थानीय भिन्नता मिलती है। गुजरात में नई काप मिट्टी को माटा तथा पुरानी काप को गोरडू कहलाते हैं, जो सौराष्ट्र वाला भाग है वहाँ। नई मिट्टी को माटा और पुरानी जो काप मिट्टी है जो गोरडू कहलाती है। मध्य प्रदेश व उड़ीसा में महानदी घाटी की काप हल्की रेतीली व पीले रंग की है। आंध्र प्रदेश की गोदावरी व कृष्णा घाटियों में पाई जाने वाली काले रंग की काप मिट्टी मिलती है। अन्य मिट्टियाँ देखते हैं हम, तो इसमें एक पीट मिट्टियाँ, ये सड़ी वनस्पति में आर्द्र प्रदेशों में निर्मित होती है। इनमें जीवांश तथा घुलनशील लवण खनिज अधिक होते हैं। यह काली, भारी व अम्लीय होती है तथा धान की फसल की उपयुक्त होती है। यह केरल और तमिलनाडु में अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर है दलदली मिट्टियाँ। समुद्री तटीय भागों में झीलों व नदियों की कांपों में निर्मित इन मिट्टियों में जैव सामग्री सड़ती गलती रहती है, जिसमें जीवांश तथा लोहे का अंश रहता है। समुद्र तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा तमिलनाडु तट पर ये विशेष प्रकार की मिट्टी मिलती है, दलदली मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टियाँ, तो ये राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा तथा उत्तरी गुजरात के थार का जो मरुस्थल विस्तृत है उस भागों में मिलेगी। इस शुष्क प्रदेश में पवन की क्रिया से रेत उड़ाई जाती है, जिसमें लवणों की मात्रा अधिक